और आज का जो मुहिम है भारत सरकार का, वो कई तरह की बात, सिविल कोड की बात अभी कदम रुकना नहीं चाहिए, सारे देश में क्रांति होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति के उस वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने खुद बोला था, और ये बहुत बड़ा विवाद का विषय हो गया था। सारे सरकार नागपुर से संचालित हुई है, उसको चोट भी लगा था। और सरना धर्म को जोड़ के कहता है, आप थोड़ा पढ़िए, लिटरेचर को पढ़िए, भारत के इतिहास को पढ़िए, या मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति में जो खुदाई हुआ, इन्फ्लुएंस ड्रॉ हुआ, उसको आप पढ़िए। तो जो आज देश का मूल संस्कृति के रूप में अपने घोषित करता है, उसकी संस्कृति का इतिहास 6000 वर्ष पुराना है, और 6000 वर्ष पुराना है। और हमारे संस्कृति का, सामाजिक व्यवस्था का, जीवन शैली का और हमारा अस्तित्व का आज तक डेटिंग नहीं हो सका है, समय का निर्धारण नहीं हो सकता है। यही सबूत है। और हम भारत के मूल आदिवासी हैं, इस धरती का पहला हकदार हम लोग। अब इसके साथ क्रूर मजाक समझ में नहीं आता। मैं धर्मों के अध्ययन के सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मैंने गया है, और मैं अध्यक्षता किया है टोरंटो में, जापान में और दूसरे देशों में, अफ्रीका में। जो हम लोग के विषय में डिबेट करता है तो यह पाता है कि आदिवासियों का अस्तित्व हर मसले पर, चाहे धर्म की व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, प्रकृति से जुड़ाव है। जल जंगीन के साथ वो पृथक संस्कृति का पूजक रहा है, अस्तित्व अन्य से भिन्न है। फिर भी लोग हमको जोड़ते हैं और एसोसिएशन निगल जाने का काम करते हैं। तो धर्म नहीं हो सकता है। जो दूसरे धर्म का जो कदर नहीं करता है और उसको निगल जाने की कोशिश करता है, वैसी संस्कृति धार्मिक संस्कृति नहीं हो सकती है। ये बलजोड़ी करता है। आज आदिवासियों का धर्म का, अपन जीवन शैली का इथोज और इटोज जीवन तत्व है और जीवन दर्शन है, उसको सबसे जानने का कोशिश करें लोग, तब समझ में आएगा आदिवासी जनजीवन प्रणाली क्या है, शैली क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, वह कौन है। इसको जानने के लिए आदिवासी बनना पड़ेगा। और आदिवासी ही आदिवासियों के बीच में कुछ बोल सकता है, जो धर्म में जिया है, मरा है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा है। उसके सिवा दूसरे को हमारे विषय में जानने, परिभाषा करने का अधिकार नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी संस्कृति में मानता हूं और उसका आदर भी करता हूं। ये आर्य संस्कृति के जितने भी व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो हमसे कभी भी मेल नहीं खाता है, कभी मेल नहीं खाता है। वो अलग, फिर भी जबरदस्ती आप मेरे अंग हो, मेरा प्रत्यंग हो, ये कह के आप हम लोग को परिभाषित करते हैं, सरासर गलत है। इसको हम लोग को स्वीकार कभी नहीं करना चाहिए। हमें दुख है कि सारे चीजों को जो आज आप लोग समझ रहे हैं, समाज के हर लोग समझ रहे हैं, लेकिन हमारे राजनेता जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो सही जगह रखते हैं बात को, पार्लियामेंट में रखते हैं, असेंबली में रखते हैं, राज्य सरकार के सामने, वो गूंगा है, बहरा है और कान को बंद कर दिया है। हम उनको आगाह करते हैं कि आज अगर इस मसले को समाधान में आप अग्रगण्य की भूमिका नहीं रखेंगे तो हमारे लोगों ने नारा दिया है कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। हम उसको आगे अपना राजनीतिक एक्सप्रेशन भी लाएंगे, हम अपना राजनीतिक एक्सप्रेशन भी लाएंगे और हमारा मुहिम हम खुद चुनेंगे। देखा जाएगा आगे क्या होता है। ये समय आज हमारे नौजवान मित्रों ने, नौजवान पीढ़ी ने तय कर लिया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरना समाज को, आदिवासी समाज के लिए। जब नौजवान खड़े हो जाते हैं तो संस्कृति करवट लेती है और व्यवस्था परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के साथ हम लोग जुड़े और भारत सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं, चाहे कोई हो, कई तरह की बात हो रही है भारत सरकार में कि आदिवासियों के साथ वो लोग हमारी संस्कृति को माने। और आज का जो मुहिम है भारत सरकार का,
वो कई तरह की बात, सिविल कोड की बात अभी चर्चा हो रही थी। कई प्रश्न पत्रकारों ने पूछा धर्मगुरु जी साहब से, अरे सिविल कोड कैसे, आप बनाओ तो सही। सिविल कोड के मायने होते हैं संविधान के दायरे में, और जहां पर संस्कृति की विभिन्नताएं हैं पूरे देश में, कितने मुसलमान भाई लोग हैं, कितने हिंदू भाई लोग हैं, कितने ईसाई भाई लोग, कितने आदिवासियों का है, कई तरह की विभिन्नताएं हैं। और यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी को कबूल नहीं किया जाता है, वरना इसको सिविल कोड के थोपना चाहता है। ये जरूरी है, लेकिन सिविल कोड के बनाने के पहले भारतवर्ष के सभी संस्कृतियों के विषय में जानकारी भी होनी चाहिए। सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, समाज आचार संहिता क्या है, इसको बिना समझे किसी तरह का सिविल कोड को हम समझते हैं किसी भी जाति और किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी समुदाय के विषय में आक्षेप पहुंचाना होगा। मैं स्वागत करता हूं इस बात को। हमारे अलवा जी, हमारे और तमाम वक्ताओं ने कहा है कि हम आज खड़े हैं, कदम बढ़ा चुके हैं, कदम रुकना नहीं चाहिए, सारे देश में क्रांति होना चाहिए आगे से। हम किसी के मोहताज नहीं हैं। आज जितनी संपत्ति आदिवासियों के बीच है, लैंड प्रॉपर्टी, राजा लोग हैं। आज राजा लोग हैं और हमारे धर्मों को लोग गुलाम बनाए, हमारी संस्कृति को गुलाम बनाए, हमारी जो जीवन शैली है उसको गलत परिभाषा करता है। इस किसी को हक नहीं। मैं आज कल के जो हम लोग के प्रतिनिधि सभा और आज बैठक हो रही है, धरना हो रही है, इसके माध्यम से भारत सरकार को हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू, मैं उनसे आशा करता हूं, चूंकि जब झारखंड की राज्यपाल थी तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और सही था। उन्होंने कहा भारत के आदिवासी, इस राज्य के आदिवासी प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी बात को जरूर स्वीकार करेंगी, क्योंकि ये सुलझी हुई व्यक्ति है और ऐसा व्यक्तित्व है तभी तो राष्ट्रपति बना। तो इसलिए मैं भारत के राष्ट्रपति के उस वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने खुद बोला था, और ये बहुत बड़ा विवाद का विषय हो गया था। और वो फैनेटिक ग्रुप जो आज की राज सत्ता को संचालन करता है और माना जा रहा है कि भारत के माने ये सारे सरकार नागपुर से संचालित हुई है, उसको चोट भी लगाता है, उनके वक्तव्य से चोट भी लगाता है। कई तरह के वहां की तत्कालीन सरकार ने भी इसको कंट्रोवर्सी में लाया था। भाइयों, आदिवासियों के विषय में आदिवासी ही समझ सकता है। जंगल, जमीन, जल और उसकी जो अलौकिक शक्तियां हैं और जो पारिस्थितिक सिद्धांत पर जीवन शैली है, पॉलिटिकल सेटिंग है, उसको केवल आदिवासी ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए गलत परिभाषा नहीं। आज बेहद खुशी की बात है, समय बहुत हो गया, लेकिन हम लोग ने कल चर्चा की कि देश के विभिन्न भागों में हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक साथ धार्मिक क्रांति होगा और भारत के सारी व्यवस्था को हम लोग देखेंगे और ये बताना चाहेंगे भारतीय संस्कृति के अद्भुत स्वरूप, अनूठा स्वरूप आदिवासी संस्कृति से कितना मजाक किया गया है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। आज भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, पेशा कानून है, जंगल कानून है, फॉरेस्ट लॉ है। आज पूरे देश में किसी भी राज्य ने अब तक उसका अक्षरशः पालन नहीं किया। ये भी बहुत बड़ा कानून मजाक है। इधर भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। अलवा जी ने आंदोलन छेड़ा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची को लेकर छेड़ा था। यूथ में एक अजब क्रांति आई थी और वहां बदलाव आया। हम चाहते हैं कि झारखंड में और अन्य प्रदेश जहां पर 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जिसमें शासन प्रशासन से लेकर के हमको अधिकार दिए गए हैं, हमारी संस्कृति और सामाजिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति को मद्देनजर देख करके हमारा शासन और स्वशासन की व्यवस्था की गई। वो तमाम चीज के विषय में हम सबों को जागरूक होना होगा और अपने अधिकार के लड़ना होगा। आज 5वीं अनुसूची क्या है? स्वशासन का एक प्रतिरूपण है। और 6ठी सूची एकदम ऑटोनॉमी,
ये किसको है भारत में? आदिवासियों को। और भारत के संविधान में जो हमको दिया गया है उसको केंद्र सरकार और रिस्पेक्टिव राज्य सरकार जहां जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची है, आज तक वो दोषी है, वो हमेशा अन्याय किया है, कहीं भी लागू नहीं किया। आज और ये सारा चीज लागू होगा तो आदिवासियों की अलग दुनिया होगी। आदिवासियों का जो संस्कृति है, विशिष्टताएं हैं, अनूठापन है और जीवन शैली है, दुनिया को एक नेतृत्व दे सकता है, इतना क्षमता आदिवासी समाज में है और कहीं नहीं देखने को मिला। तो ऐसी दशा में आज अपने आप को धार्मिक समूह मानते हैं। अरे भाई, मछली थोड़े है जो निगल जाओगे, छटपटाएंगे। भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को हम लोग आगे लाएंगे और आजाद भारत में है, हम अपने हक के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, आज मैं थोड़ा बुढ़ा हूं, ज्यादा गुस्सा हो जाता हूं, क्षमा करिएगा। 71 साल के बुढ़ा और मैं किडनी 2 बार हम अधिक, लेकिन मेरी इच्छा है कि हमारा धर्म को आजादी मिले, हमारा धर्म को स्वतंत्रता मिले, हमारे धर्म को आभा को दुनिया स्वीकार करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय धर्म, जय सरना, जय आदिवासी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।